दोस्तों नमस्कार। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पे दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वो चीन और भारत पे 100% टैरिफ लगाए। उनका कहना यह है कि जब तक यूरोप टैरिफ नहीं लगाएगा तब तक भारत और चीन पे दबाव नहीं पड़ेगा, और जब तक भारत और चीन पे दबाव नहीं पड़ेगा तब तक रशिया पे दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रशिया का व्यापार भारत और चीन से लगातार जारी है। इसीलिए उन्होंने यूरोप को यह कहा कि देखिए, आप लोग अब जिम्मेवारी संभालिए और टैरिफ लगाइए। सुनने और देखने में तो बहुत सिंपल लॉजिकल बात लगती है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको आज हम समझने का प्रयास करें। काफी समय से ट्रंप साहब ये बोलते रहे हैं कि ये यूक्रेन की जो वॉर है ये यूरोप की वॉर है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, और यूरोप अपना खर्चा खुद उठाए। इन बातों को आपने अक्सर सुना होगा। ये पूरी कहानी क्या है और इसके मायने क्या हैं, इसी की चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। करीब 7-8 स्लाइड्स हैं विद डेटा विद एविडेंस कि ये यूरोप के साथ एक छलावा तो नहीं है, और भारत और चीन का नाम लेकर यूरोप को झांसे में तो नहीं डाला जा रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम सच लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर आपके दोस्त यूरोप में या अमेरिका में रहते हैं, वहां तक जरूर शेयर करिए। दोस्तों एक बात आप समझिए कि ट्रंप की नीति क्या है। आपने आज तक डिवाइड एंड रूल देखा होगा जब वो सत्ता की बात आती है, लेकिन ट्रंप साहब है बिजनेसमैन, और उनका जितना मंत्रिमंडल है वो पूरा का पूरा बिजनेसमैन है। अब सोचिए, उनके दोस्त जहां पे वो गोल्फ कोर्स में रहते हैं, जो वहां पे उनके दोस्त आते होंगे, वो भी तो आफ्टर ऑल बिजनेसमैन है। कोई भी बिलियनियर अगर अमेरिका में है तो वो ट्रंप का दोस्त ही होगा। अब जब दोस्त आपस में बैठते होंगे तो क्या बात करते हैं? यही कि यार मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए भी देख लो कुछ, आप अपना तो क्रिप्टो करेंसी का धंधा चला रहे हो, मेरे लिए भी कुछ सोच लो। और ट्रंप के बहुत सारी कंपनियों में इक्विटीज और शेयर्स भी होंगे। तो अल्टीमेटली उनको पता है कि ये उनका आखिरी 4 साल या 3.5 साल रह गए। इसके बाद तो वो बिजनेसमैन है, जब रिटायर होंगे तो वो बिजनेस जाएंगे, प्रोफेसर या किसी यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर तो देंगे नहीं, और उनका परिवार भी बिजनेस ही संभालेगा। और उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बने अमेरिका में, क्योंकि उनके सामने छोटे छोटे लोग उनसे बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति पद का पूरा उपयोग ट्रंप करेंगे। ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, और आगे भी इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब ट्रंप को यह पता है कि आसानी से सौदा नहीं हो सकता, तो नीति तो यही है कि डिवाइड एंड डील। ये है, अगर आप ध्यान से देखें, जिसको मैं बार बार बोलता हूं, ट्रंपिज्म। ट्रंपिज्म का मतलब है कि आपस में तोड़ो, एक दूसरे को बीच में लड़ाओ, दोनों की जगह पे रिस्क क्रिएट करो एक दूसरे, ताकि लोग घबराएं और सहायता के लिए मेरे पास आए, और मैं करूंगा फिर वसूली। ये है टिपिकल, जैसे आपने भारत की फिल्मों में देखा होगा कि एक दबंग है, वही समाज को डराता है, और उसी के लोग जाके फिर हफ्ता इकट्ठा करते हैं, और वो फिर प्रोटेक्शन मनी के रूप में वसूली करता है। ये सब तरीके हैं जो ट्रंप साहब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप की नजर में रशिया इज लेस एज ए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, मोर एज ए बार्गेनिंग चिप। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब यह है कि रशिया का डर दिखाकर यूरोप से वसूली करना। इस बात को ध्यान रखिएगा। रशिया को वो कुछ नहीं बोलते, वो कभी ट्रंप पुतिन को लंबी चौड़ी बात नहीं बोलेंगे। जाके चुपचाप आपने देखा किस तरह से अलास्का में ट्रंप के आगे कितने फीके लग रहे थे, पुतिन के आगे ट्रंप साहब। इस बात को आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए ये जो पूरी नीति है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है जो यूरोप में चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, किसको सबसे ज्यादा फायदा है? इस समय सबसे ज्यादा फायदा है अमेरिका को, क्योंकि वो बार बार बोले हैं कि नेटो के लिए जितने यूरोपियन मेंबर देश हैं, सब अपना जो बजट है, पहले जो 2% था उसको बढ़ा के पहले उन्होंने कहा 3 करें, अब उन्होंने कहा 5 करें, क्योंकि खर्चा बहुत है। और जो आप बजट एलोकेशन कर रहे हैं डिफेंस के लिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप अमेरिकन हथियार खरीदें,
क्योंकि अमेरिकन हथियार दुनिया में सबसे अच्छे हैं। ये बात अलग है कि इजराइल में फेल हो गए, ये बात अलग है कि कतर में भी एयर डिफेंस रोक नहीं पाया इजराइल के आक्रमण को, और ईरान की जो मिसाइलें थी वो भेद गई। दूसरी तरफ रशिया ने यूक्रेन को तबाह कर दिया, एयर डिफेंस किसी काम नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी ये कहना कि अमेरिका के हथियार दुनिया में सबसे अच्छे हैं, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, एक सेल्समैन का काम है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, अभी तक क्या हुआ है, अमेरिका ने जो अपना बजट बना रखा है वो है करीब 860 बिलियन डॉलर का, करीब $1 ट्रिलियन के पास 2025 में अमेरिका का बजट पहुंचेगा। $1 ट्रिलियन फॉर डिफेंस। ये किनको जाता है? वो सब जो 4-5 बड़ी डिफेंस कंपनीज हैं उनको जाता है। दुनिया के सबसे महंगे हथियार वो बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? अमेरिकन सरकार खरीदती है, टैक्स पेयर का पैसा किसी की जेब से नहीं जाता है। और दूसरी तरफ ट्रंप का लगातार प्रेशर है कि पे योर शेयर और एल्स, दे ऑलरेडी पुशिंग बजट बाय 30%। 2016 के बाद से अभी तक लगातार यूरोप का 30% डिफेंस बजट बढ़ गया है। अब मजे की बात सोचिए, यूरोपियन यूनियन तो एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, वहां तो एकदम शेंजन वीसा लगता है, कोई कहीं आए जाए, दुश्मनी तो नहीं है। फिर 30% बजट क्यों बढ़ा? क्योंकि कभी आपको मिडल ईस्ट पे अटैक करना है, कभी आपको रशिया पे अटैक करने की नीयत है, कभी आपको चाइना का डर दिखाना है। कुल मिला के यूरोप पे कोई खतरा है नहीं, कोई यूरोप पे आक्रमण करके कब्जा नहीं करना चाह रहा। लेकिन ट्रंप के दबाव में और डर दिखा दिखा के 30% आपने हथियार ज्यादा बिकवा दिए। अब सवाल इस बात का है कि जो काम हो रहा है, पोलैंड ने $15 बिलियन, छोटा सा कंट्री है, आबादी क्या है, कुछ लाखों में होगी। वहां पे जर्मनी $8 बिलियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो किसी काम नहीं आया, ना इजराइल के ना यूक्रेन के। और फिनलैंड F-35 जेट फाइटर $10 बिलियन का। फिनलैंड किस पे अटैक करेगा? रशिया पे। अगर रशिया ने अपनी मिसाइल्स भी छोड़ दी तो फिनलैंड में हैं कितने? मुश्किल से 5 शहर ही तबाह करने हैं। तो ये F-35 किसको बचाने के काम आएंगे? और अब तो ड्रोन का जमाना है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप को अपना माल बेचना है, अपने इंडस्ट्रीज का माल बेचना है, इसलिए यूरोप को ये डर दिखाना है कि देखिए, अगर आप मेरे हिसाब से नहीं चले तो रशिया आपको खा जाएगा। ये बात हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एडवांटेज। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें तो अगर यूरोप डिसइंटीग्रेट होता है तो आज करीब $40 बिलियन की जो कारें हैं वो यूरोप से अमेरिका जाती है। और बदले में ट्रंप ने कहा कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि $40 बिलियन की कारें हर साल यूरोप से अमेरिका जाके बिकती हैं। अब ट्रंप के लिए परेशानी है क्योंकि अमेरिकन कार कंपनीज पे प्रेशर है। अब ट्रंप साहब चाहते हैं कि अगर यूरोप आपस में बिखर जाए तो फिर एक एक कंट्री के लिए मुश्किल होगा कार बनाना, क्योंकि जिस तरह से इंटीग्रेटेड है, मान लीजिए क्या जर्मनी में कार बनती है, यूके में कारें बनती हैं, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स तो कहीं इटली में, कहीं स्पेन में, कहीं फ्रांस में, अलग अलग जगह बनते हैं। जब यूरोप आपस में लड़ेगा और डिसइंटीग्रेट होगा तो ये जो एफिशिएंसी है ये कमजोर पड़ेगी। मेरा कारों का बाजार जो है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यूरोप महंगा हो जाएगा, फिर अलग अलग देशों से सौदा करना आसान हो जाएगा। इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, अगर हम उसको देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के समय में भी इस समय क्या है, गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक वगैरह, इन सब के ऊपर यूरोप में बड़ी भयंकर पेनल्टीज लग रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मोनोपोली ऑपरेट करते हैं वो यूरोप के कानून के खिलाफ है। अगर यूरोप कमजोर पड़ता है या डिसइंटीग्रेट होता है तो हर देश के अपने कानून होंगे। जब हर यूरोप के देश के अपने कानून होंगे तो ये जो प्रेशर है अमेरिकन कंपनीज पे ये खत्म हो जाएगा। तो जब तक यूरोपियन यूनियन स्ट्रांग है, काबू करना मुश्किल है, तो यूरोप को डिसइंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो फार्म लॉबी है यूरोप की, वो नहीं चाहते जीएमओ आए और अमेरिका से इंपोर्ट आए। अब हर यूरोपियन देश तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा सक्षम नहीं होगा, अपनी तरफ से आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो उनको फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर वहां पे अमेरिकन कंपनी अपना गेम खेलेंगी, ये कहेगी कि देखिए आप दूसरे यूरोपियन कंट्री से क्यों लेते हैं, आप अमेरिका से लीजिए, हम आपको सस्ता देंगे।
और एग्रीकल्चर मार्केट में भी यूएस का दखल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब यूरोप डिसइंटीग्रेट होगा तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनको सस्ता अनाज चाहिए होगा खाने के लिए, क्योंकि आपको पता है यूरोप की जलवायु, बहुत सारे देशों में बर्फ पड़ी रहती है, बहुत ठंड है, एक ही फसल हो पाती है, लेकिन खाना 365 दिन है। तो इसीलिए जो इंपोर्ट है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा जो जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजिक रीजन है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि जो रशिया है ना, उससे कोई अमेरिका को थ्रेट नहीं है। अगर थ्रेट होता तो यूक्रेन की लड़ाई नहीं, वो अलास्का में अपनी मिसाइलें तैनात करते, क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच में डिस्टेंस है मात्र 88 किलोमीटर, 50 मील का डिस्टेंस है। 50 मील तो आप 15 मिनट में या 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। ये बात हमें समझनी होगी। इसीलिए यूरोप को जब तक आप डिवाइड नहीं करोगे, और डिवाइड करने के लिए अगर वसूली करनी है तो आपको बार बार रशिया का डर दिखाना होगा कि आप हथियार खरीदो, अपने आप को मजबूत करो, नहीं तो रशिया आपको खा जाएगा। आप मेरे साथ बना के रखो, नहीं तो रशिया आपको खा जाएगा। अब सवाल इस बात का है दोस्तों, ये किस लिए रशिया का डर दिखा के वसूली करना, जैसा मैंने शुरू में कहा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय रशिया और चाइना के बीच में करीब 900 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है, और बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां हैं जो चाइना में शिफ्ट हो गई हैं और वहां से सप्लाई भेजती हैं। अब ट्रंप साहब की परेशानी है कि अमेरिका का माल नहीं बिकता, चाइना का माल यूरोप में बिकता है, और जब वह यूरोप का माल बिकेगा तो अमेरिकन कंपनियां कैसे, जब चाइनीज माल बिकेगा यूरोप में तो अमेरिकन कंपनीज कैसे कमाएंगी? इसीलिए यह जरूरी है कि इस पूरे प्रोसेस में अगर आप यूरोप को ब्रेक डाउन करते हो या विखंडन करते हो, तो कुछ व्यापार और कुछ सेक्टर्स का काम तो अमेरिका और यूरोप के बीच में बढ़ेगा ही। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है, ट्रंप का हमेशा से उसूल यही रहा है कि डिवाइड एंड डील। यूके यूरोप से अलग हुआ तो यूके ने जाके अमेरिका से डील कर ली। यूरोपियन यूनियन के साथ अभी तक जो उन्होंने डील करी वो सुपरफिशियल है, अभी लागू नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे देशों को ऐतराज है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम अगर ध्यान से देखें तो वो है स्ट्रेटेजिक फैक्टर में, जो अमेरिका की तरफ से अगर हम देखें, वो है यूरोप के नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर कंट्रोल। अब यूएस दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी और एनर्जी सप्लायर। इस समय बार बार ये कहना कि आप रशिया से सप्लाई लेना बंद करो, इसका कारण ये है कि यूरोप के अंदर गैस और तेल महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में यह होगा कि उनको अमेरिका से गैस और तेल खरीदना पड़ेगा, और वहां पे ही अमेरिका की वसूली होगी, क्योंकि जैसे ही यूरोपियन यूनियन रशिया को छोड़कर कहीं और से तेल खरीदेगा, दुनिया भर के तेल में 10% की बढ़ोतरी हो ही जाएगी। महंगा 10% कम से कम होगा। ऐसी स्थिति में अमेरिकन कंपनीज को और मुनाफा होगा, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये होगा कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे है या बाकी जो कंट्रीज हैं जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहां पे अमेरिकन कंपनीज बार्गेन कर सकती हैं। जो बहुत बड़ा रेयर रिसोर्सेज है, जो आज की हर तारीख हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं, अमेरिका की नजर यूरोप में भी है। आफ्टर ऑल यूक्रेन से डील करने की क्यों जल्दबाजी थी अमेरिका को कि आप डील कर लो, हम आपको बचा लेंगे? डील तो कर ली यूक्रेन ने, बचा नहीं पाए। तो ये स्थिति जब हम समझते हैं तो हमारे सामने ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि अमेरिका की जो नजर है वो यूरोप के नेचुरल रिसोर्सेज पे भी है, और वहां से जो सप्लाई अभी चाइना से नहीं मिल रही और जो यूरोप से या यूक्रेन से लेने की कोशिश कर रहे थे, उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं ये शायद तभी पूरी होंगी जब यूरोप का डिसइंटीग्रेशन होगा और रशिया की, अमेरिका की कंपनियां जाके उन माइंस पे और उन कंपनियों को या तो एक्वायर करेंगी या उसमें पार्टनरशिप करेंगी। इसीलिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती जा रही। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल गेन है वो भी होगा, क्योंकि अमेरिका में क्या कहा उन्होंने, अमेरिका फर्स्ट। और इसका मतलब ये है कि बार बार उन्होंने ये कहा कि यूरोप इज चीटिंग अमेरिका। क्यों? उनका ये कहना है कि देखिए, हमें माल एक्सपोर्ट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, हमें कुछ नहीं देते, यूक्रेन की लड़ाई इनकी है, हमें जबरदस्ती घसीटा गया। और आज ट्रंप साहब खुद उस लड़ाई में लीडर बन रहे हैं कि मैं देखूंगा कैसे इस लड़ाई को जीता जाता है।
ऐसी स्थिति के अंदर उनका बार बार ये कहना तो उनकी जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको सूट करता है। साथ ही अगर यूरोप डिसइंटीग्रेट होता है तो अमेरिकन मार्केट में यूरोपियन कंपनियां अगर वहां आना चाहेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, तो उनके लिए सुविधा होगी, क्योंकि अभी यूनाइटेड यूरोप के अंदर उनको बाजार मिलता है। जब ये देश आपस में विघटित होंगे, यूरोपियन यूनियन जब डिसइंटीग्रेट होगा, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में जाएगा, क्योंकि अमेरिका का मार्केट काफी बड़ा है। तो यूरोपियन कंपनियां वहां जाके इन्वेस्ट करेंगी और ये भी ट्रंप को सूट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो यूरो वर्सेस डॉलर का जो टसल चलता है, जो ट्रेड होता है आज यूरो के अंदर, वो करीब दुनिया का 21% ट्रेड होता है यूरो में, वो भी फिर डॉलर में शिफ्ट होगा। तो जो डर लगा हुआ है ट्रंप को डी डॉलराइजेशन का, उसको भी वो एड्रेस कर पाएंगे। इसके अलावा जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो महंगे होंगे, इससे अमेरिकन कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि जब रिस्क बढ़ेगा तो जो कंपनियां हैं, जो कंट्रीज हैं, अपना अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे अपनी अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अभी तो यूरोपियन यूनियन है, नेटो है। अगर ये डिसइंटीग्रेट होता है तो हर देश को अपनी अपने डिफेंस फोर्सेस में इन्वेस्ट करना होगा। हथियार कहां से खरीदें? या तो यूरोप से। अब यूरोप क्यों देगा अपने नेबरिंग कंट्री को जिससे वो उसका झगड़ा है? जैसे हंगरी का आज प्रॉब्लम है यूरोप के साथ, हंगरी क्यों खरीदेगा यूरोपियन हथियार? वो तो कहेगा मैं ऐसा हथियार लाऊं जो यूरोप से बेहतर हो। तो या तो वो रशिया से खरीदेगा, चाइना से खरीदेगा, अमेरिका से, या इंडिया से, या इजराइल से, कहीं और से। कहने का मतलब ये है कि जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो अमेरिकन डिफेंस कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। साथ ही साथ जब रिस्क बढ़ता है तो इंश्योरेंस कंपनीज भी अपना प्रीमियम बढ़ा देगी। इससे क्या होगा? ओवरऑल दुनिया में इंश्योरेंस बढ़ेगा, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है। और साथ में ही जब बैंकिंग सिस्टम है, आफ्टर ऑल मनी ट्रांसफर के लिए आपको कैश तो आप घर में रखोगे नहीं, तो बैंकिंग सिस्टम्स को आप एक्सपेंड करोगे, उनसे आप टाई अप करोगे, बैंकिंग के माध्यम से काम करोगे, क्योंकि अभी तक आप सेंट्रलाइज बैंकिंग से काम कर रहे थे, वहां अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन रोज होता है। लेकिन जब वो बैंक ही डिसइंटीग्रेट होंगे तो आप नए अलायंस बनाएंगे बैंकों से, और उससे जो अमेरिकन बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको भी फायदा होगा। और जब रिस्क बढ़ता है तो शिपिंग कंपनीज के भी रेट बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर भी अमेरिका को फायदा होगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें, ट्रंप का ये कहना यूरोप को कि आप टैरिफ लगाइए इंडिया और चाइना पे, इसका मतलब ये है कि यूरोप में महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो लोगों में गुस्सा बढ़ेगा, और जब गुस्सा बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें भाई इस पूरे यूरोपियन यूनियन में रहने का क्या मतलब है, गलती कोई और करे, खर्चा हम उठाएं, ये नहीं चलेगा। जैसे ब्रिटेन ने एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन से, कई देश तैयार बैठे होंगे जो एग्जिट करना चाहते हैं, और ट्रंप यही चाहते हैं कि यूरोप डिसइंटीग्रेट हो, क्योंकि यही सबसे बड़ा गेन होगा अमेरिका के लिए। आज हो, कल हो, 2 साल बाद हो, 4 साल बाद, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिसइंटीग्रेटेड यूरोप इज गुड फॉर अमेरिका। ये फिलॉसफी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आप अगर ध्यान से देखें तो जो भी आपकी डिफेंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स है वो अमेरिका में बढ़ेगा, अमेरिका का व्यापार बढ़ेगा। इसी तरह से मिलिट्री सेल बढ़ेगी, एनर्जी एक्सपोर्ट बढ़ेगा अमेरिका का, ट्रेड कंसेशन वो ले पाएंगे फूड में, कार में, टेक्नोलॉजी में, आईटी कंपनीज के लिए। जियोपॉलिटिकल डील जो है वो चाइना और रशिया से वो बैकडोर पे कर लेंगे, लेकिन डर दिखा दिखा के वसूली यूरोप से करेंगे। और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक नैरेटिव है जो अपने देश के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जरूरी है, ये कहना कि ये सब अमेरिका फर्स्ट के फायदे के लिए है। तो दोस्तों, सवाल अब ये है कि विल यूरोप फॉल इन द ट्रैप ऑफ ट्रंप? क्या ट्रंप के जाल में फंसेगा यूरोप, या समझदारी से काम करेगा? बहुत कम लोग हैं यूरोप में जो समझदारी से काम करते हैं, क्योंकि एक तो वहां सत्ता की पॉलिटिक्स कैसी है कि आप चले जाओगे 2-4 साल में, और अपने लिए जो करना चाहते हो वो कर लो। तो सारा पॉलिटिकल सिस्टम जो यूरोप का है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या अमेरिका के दबाव में आकर यूरोप इंडिया और चाइना पे टैरिफ लगाता है और अपनी ही इकोनॉमी को बर्बाद करता है, जिससे अमेरिका को तुरंत फायदा हो डिफेंस डील में, और तुरंत उनको जो क्रूड है या नेचुरल गैस है वो बेचने के लिए यूरोपियन मार्केट में ले।
आप भी नजर बनाई रखिएगा, हम भी रखेंगे, लेकिन ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या यूरोप इस ट्रैप में फंसेगा या नहीं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।